फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक बड़ा चिंता का विषय है हमारे यहाँ का भारत का जस्टिस। हमारे यहाँ का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, कहते हैं न्याय तो समय पर नहीं मिल पाता है। यहाँ पर न्याय की व्यवस्था को थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वादी प्रतिवादी अगर दोनों के बारे में देखा जाए तो वाद दायर करने वालों की पुश्तें बीत जाती हैं, मुकदमे को लड़ते लड़ते और मुकदमे का फैसला नहीं आ पाता। क्या कारण है ऐसी लचर व्यवस्था का कि हमारे यहाँ न्याय मिलता है, देर से मिलता है, लेकिन मित्रों उस न्याय का क्या मतलब है जिस न्याय की ज़रूरत जिसको हो वो उस न्याय का लाभ ना ले सके। यहाँ न्याय पुश्तों में चलता रहता है, लोग मुकदमे लड़ते रहते हैं, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, करोड़ों केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, करोड़ों लोग, करोड़ों मुकदमे सिविल के, फौजदारी के लगे हुए हैं। पिछले कई दिनों से मैं प्रैक्टिकली भी देख रहा हूँ, जाके कचहरी में भी देख रहा हूँ कि लोग उदास हैं, उनकी जीडी लगती रहती है, तारीख पे तारीख लगती रहती है, जज नहीं बैठ रहे हैं तो न्याय नहीं हो पा रहा है। तो मतलब बहुत लचर व्यवस्था है, सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आलेख आपके लिए लेके आया हूँ। उस आलेख का नाम है सवाल न्यायिक गरिमा का। मित्रों, 2017 में आई एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म जानी LLB 2 के अंतिम दृश्यों में जज सुंदरलाल त्रिपाठी की भूमिका निभा रहे सौरभ शुक्ला कहते हैं कि देश की न्यायपालिका में लंबित पड़े मामलों की भरमार है और न्याय प्रक्रिया की गति मंद है। तब भी जब दो लोग के बीच में झगड़ा होता है तो वो दूसरे को क्या बोलते हैं कि चलो मैं तुमको न्यायालय में देखूंगा, मैं तुम्हें अदालत में देख लूँगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। यह वाक्य न्यायपालिका की तमाम प्रक्रियात्मक शिथिलताओं के बावजूद लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में इसकी महत्ता का परिचायक है। यह होते हुए भी कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती जिनके कारण न्यायपालिका पर देश के अटूट विश्वास में क्षति हो जाने की आशंका व्यक्त की जाती है। न्यायपालिका पर विश्वास में क्षति की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मार्च में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की राज्यसभा की सदस्यता हेतु नाम निर्देशित किया गया। उल्लेखनीय है कि जस्टिस गोगोई पिछले वर्ष नवंबर में ही अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसीलिए सेवानिवृत्ति के चंद महीनों के भीतर ही उनके द्वारा संसद की सदस्यता स्वीकार किए जाने से न्यायपालिका की निष्पक्षता, न्यायिक गरिमा व इस कदम के प्रतीकात्मक दुष्प्रभावों से संबंधित कई सवाल उठे हैं। प्रस्तुत लेख में हम हालिया घटनाक्रम का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए संसद की नाम निर्देशन प्रक्रिया, जस्टिस गोगोई की नियुक्ति की वजह से न्यायपालिका की छवि पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनकी नियुक्ति के पक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे तर्कों का समग्र विश्लेषण करेंगे। अब इसमें हालिया घटनाक्रम क्या था? 19 मार्च 2020 को भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी ने राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्य के रूप में शपथ ली। उल्लेखनीय है कि श्री गोगोई की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत की गई थी। यह अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले 12 लोगों की नियुक्ति करेगा राज्यसभा के सदस्य के रूप में। और राज्यसभा में श्री गोगोई का कार्यकाल 17 मार्च 2020 से 16 मार्च 2026 तक का होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से 18 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त होने के मात्र 4 महीने बाद ही गोगोई जी को राज्यसभा की सदस्यता दे दी गई। अब राज्यसभा में मनोनयन की बात कर रही कि राज्यसभा में अभी ये रिटायर हुए, तुरंत राज्यसभा में इनको सदस्यता भी दे दी गई। इसी चीज़ पर प्रश्न चिन्ह उठा है, इसी चीज़ पर सवाल उठा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे देंगे कि क्या ये तर्क सही है या वितर्क। आप इसके पक्ष में आप तर्क देंगे और इसके विपक्ष में भी आप लोग तर्क देंगे कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक इसकी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे राज्यसभा में मनोनयन की। तो जस्टिस गोगोई की राज्यसभा में मनोनयन पर विस्तृत चर्चा करने से पहले राज्यसभा के मनोनयन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझ लेना आवश्यक है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 में कहा गया है कि राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा इसी अनुच्छेद के तहत खंड 3 के प्रावधान के अनुसार नाम निर्देशित किया जाएगा। इस प्रकार नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य वह होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव या विशेष ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं। अब न्यायपालिका की गरिमा पर हम प्रभाव की बात अगर करते हैं तो इस बात पर कोई संदेह नहीं किया सकता जस्टिस गोगोई की राज्यसभा में उपस्थिति से उच्च सदन की विधि निर्माण प्रक्रिया में गुणात्मक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी और देश की न्यायपालिका की शीर्ष पर रहने के कारण जस्टिस गोगोई का अनुभव देश के बहुत काम आ सकेगा। साथ ही निसंदेह जस्टिस गोगोई न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश नहीं हैं। ऐसे कई अन्य उदाहरण भी रहे हैं। इससे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जो पद से सेवानिवृत्ति के बाद 1998 से 2004 के बीच एक राजनीतिक दल के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के ही एक अन्य न्यायाधीश बहरुल इस्लाम का नाम भी प्रमुख है। वो राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी तथा उसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुने गए। अब मनोनयन के विपक्ष में अगर मैं तर्क की बात करूं तो राज्यसभा में जस्टिस गोगोई के मनोनयन के विरोध का सबसे बड़ा तर्क यह है कि जबकि संविधान द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता के मूल्य को इतना महत्व दिया गया है कि यह मनोनयन स्वतंत्रता के साथ एक समझौते जैसा प्रतीत होता है। इससे यह संदेश जाता है कि यदि आप एक न्यायाधीश के रूप में सरकार के पक्ष में निर्णय देते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद सरकार की ओर से आपको पुरस्कृत किया जाएगा या राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने पे रंजन गोगोई जी को बनाया गया। इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, सकारात्मक पहलू भी है, और इसका नकारात्मक पहलू क्या है, दोनों पहलुओं का निचोड़ क्या होगा, इसके बारे में सवाल न्यायिक गरिमा का, ये प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, सवाल न्यायिक गरिमा का। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेजिए। इसके मनोनयन के पक्ष में क्या तर्क है और मनोनयन के विपक्ष में क्या तर्क है, इसके बारे में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 19 मार्च 2020 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई ने राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्य के रूप में शपथ ली आर्टिकल 80 के तहत। आर्टिकल 80 क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया, आप लोग मुझे बताइएगा। 1952 में राज्यसभा के गठन के बाद अब तक 137 लोग इस श्रेणी के तहत उस सदन में नाम निर्देशित किए गए हैं। श्री गोगोई 138वें मनोनीत सदस्य हैं। मनोनयन के विपक्ष में मैंने तर्क दिया था कि इस मनोनयन से यह संदेश जाता है कि यदि आप एक न्यायाधीश के रूप में सरकार के पक्ष में निर्णय देते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। और तर्क इसके विपक्ष में तर्क है कि संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसी नियुक्ति लेने के विरुद्ध किसी भी तरह या बाध्य नहीं किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका के बीच शक्तियों का कठोर विभाजन नहीं किया गया है और हमारी शासन व्यवस्था में कई बार इन तीन अंगों के बीच समन्वय के अवसर देखे जाते हैं। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अनुभव का लाभ संसद को मिलने से विधि निर्माण प्रक्रिया तो बेहतर बनेगी ही, इसके साथ ही न्यायपालिका का पक्ष विधायिका में भी रखा जा सकेगा। लेख पर आधारित संभावित प्रश्न आप लोग लिख लीजिए। हाल ही में जस्टिस रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनयन के आलोक में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति पश्चात नियुक्तियों के पक्ष और विपक्ष का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 200 से 250 शब्दों में इसको लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेजें और अच्छे से इसका समग्र विश्लेषण अध्ययन करें। इसी कथन के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।